तो ये क्या वजह है? पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी जो है वो बहुत अरसा एक मॉडल को बहुत चला देते हैं। दुनिया में तो इतना ज़्यादा नहीं घसीटा जाता जितना पाकिस्तान में। यहाँ पे हमने मेहरान को देखा कि वो 30-35 साल वही चली। उनका जो सुजुकी बोलान है उसकी शेप ही चेंज नहीं कर रहे। इसकी मेन रीज़न यही हम पहले बात कर रहे थे, कंपटीशन नहीं था। और मैं आपसे कहता कंपटीशन जो है वो ड्राइव करता है चीज़ों को अपने बेस्ट की तरफ। तो अब अगर आप देखें तो मेहरान भी इसीलिए ख़त्म हुई, उन्होंने शौक से ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कंपेटिटिव प्रोडक्ट आ रही है, हमें बेटर परफॉर्म करना है, नया एवरी आ रहा है। तो इसी तरह जब 13 कंपनी आई हैं एक दूसरे को कंपटीशन देंगी। पहले आपको होंडा के मॉडल 7-7 साल, टोयोटा के मॉडल 8-8 साल चलते थे। अब उसका टर्न अराउंड टाइम कम होता जा रहा है और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि ग्लोबल लॉन्च के साथ हम लॉन्च करते हैं। कई ऐसी हैं जो हम एक आधा पुराना मॉडल चला रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में बिल्कुल 100% आप इंटरनेशनल मार्केट को सिंक कर लेंगे और ये नहीं रहेगा कि जी 8-8 10-10 साल एक ही मॉडल चल रहे हैं, स्किप कर देंगे। करोला अपनी शेप कब चेंज कर रही है जी? करोला की चेंज अभी एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई जल्द होगा, बट उसके अंदर फेसलिफ्ट वगैरह तो आते रहे हैं बीच में जो कि पहले नहीं आते थे। करोला क्रॉस अभी लॉन्च हुई है जो कि ग्लोबली भी आ रही है। तो करोला की तरफ से मेरा नहीं ख्याल और कोई अभी नई शेप एक्सपेक्टेड है। एक दौर में हम सुनते थे कि पाकिस्तान में BMW बनने जा रही है, पाकिस्तान में मर्सिडीज़ भी बनने जा रही है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अपने प्लांट लगा रही हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? अच्छा, बड़ी गाड़ियों के प्लांट का स्टेटस जो है सर, वो एक तो फिर वही मैं आपसे कहूँगा पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता। तो BMW मर्सिडीज़ टाइप की कंपनियाँ यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकती कि जो नंबर उनको चाहिए वो यहाँ पे इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और जो आने की कोशिश करते हैं उनको भी पता लगता है कि साल बाद 2 साल बाद पॉलिसी चेंज होती है। इसे भी हम बात आ रहे थे कि ओवरनाइट कोई कहता है कि जी टू व्हीलर जो है वो मोटरसाइकिल है, वो स्कूटर नहीं है। आपने प्लांट की पूरी फिजिबिलिटी निकाली होती है। तो जो कहते हैं ना, दूध का दला जहाज को भी फूंक फूंक के पीता है। तो जो पहले लोग आए हुए हैं उनको देखते हुए अगले वाले मेरा नहीं ख्याल आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अभी हमने देखा है कि मार्केट में हमें बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइक्स नज़र आ रही है। ये कितने यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांड आ गए हैं, क्या उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है? गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है? क्या पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आगे सक्सेसफुल रहेंगी? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिलके कि उनको नाकाम बनाएं, क्योंकि 36 कंपनियां जो आई थी इस वादे के ऊपर गवर्नमेंट के कि जी आपको 1% GST देना पड़ेगा अगर आप लोकली टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं। अब तकरीबन 2 साल हुए है, 36 कंपनियों ने लाइसेंस लिया है। बड़ा लंबा प्रोसेस है कि आपने पहले प्लांट लगाना है, सोर्सिंग करनी है, सब कुछ करना है। अब जब 36 कंपनियां ऑन ग्राउंड आ गई हैं, गाड़ियाँ आपको, मोटरसाइकिलें जो है या स्कूटर आप इलेक्ट्रिक कहते हैं, सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, पॉलिसी के सम्राट आना शुरू हो गए हैं। एंड उस टाइम पे FBR को याद आया कि जी जो पॉलिसी है उनमें कहा गया है टू व्हीलर स्कूटर नहीं हो सकते, मोटरसाइकिल हो सकते हैं। तो जितने लोग ये स्कूटर बेच रहे थे, ये सारे 17% GST जमा करें। अब होगा ये कि अगर आप 37वीं कंपनी आप लेके आ रहे थे, आप कहेंगे भाई इधर ना हो। सो इस तरह की जो पॉलिसी ट्रांसलेशन होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, जबकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप, मतलब गवर्नमेंट को से क्या ताल्लुक है कि आप स्कूटर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल, उनको तो गो ग्रीन का नारा लगाना है, अपना फ्यूल बिल कम करना है। वो स्कूटर से हो रहा है, रिक्शे से हो रहा है, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। बट हमारे यहाँ पे जो जनरली एक सिस्टम है ना कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। टैक्स मैन कहता है मुझे टैक्स मैक्सिमाइज करना है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी थी, आपकी जो भी पॉलिसी थी। तो जब ये गैप और डिस्पैरिटी आती है तो इससे जितनी एफर्ट आप अंदाज़ा लगाएं पिछले 4 साल से चल रही है, ये 36 कंपनियां जो लाइसेंस ले रही थी, ये सारा कुछ कर रही थी, वो सारा कुछ ग्राउंड जीरो पे आके खड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स अगर पाकिस्तान में कामयाब हो जाती हैं तो क्या हमें फ्यूल बिल में सेविंग होगी? बहुत ज़्यादा सेविंग, बहुत ज़्यादा सेविंग हुई। देखिए, हम लोग कहते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जी हमारा जो रुपये है वो डिवैल्यू होता है। रुपये डिवैल्यू क्यों होता है कि हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बिल का 60% जो है वो फ्यूल पे जाता है और उस 60% का 70% मोटरसाइकिल में डाल रहा है। सो अगर आप खाली टू व्हीलर को इलेक्ट्रिक पे कर दें तो आप अपना कितना ज़र मुबादला बचा सकते हैं, आप अपनी एनवायरनमेंट कितनी बेहतर कर सकते हैं। अभी आने वाले महीनों में आप देखेंगे स्मॉग इमरजेंसी आएगी, सारा कुछ आएगा। सो हम लोग बेसिकली ना हर चीज़ में रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते। प्रोएक्टिव हो जाए तो हम पहले से सोच लें, बट वो जो टैक्स वाला बाबू है वो प्रोएक्टिव से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो कहता है मैंने 17% एक्स्ट्रा लो। तो जब तक ये पॉलिसियाँ रहेंगी मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ कर सकते। अब थोड़े लाइटर क्वेश्चन सर। क्या शौक से खाते हैं? सर, लाहौरी हैं, हर अच्छी चीज़ शौक से खा लेते हैं। और मेरा ख्याल है लाहौर की हर गली, हर कूचे में जहाँ अच्छा खाना मिलता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, मैं खास तौर पर कराची जब जाता हूँ बड़ा खुश रहता हूँ इसलिए। और बल्कि मैंने लीटर से भी एक फूड सीरीज़ भी शुरू की है। तो खाने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन कोशिश करते हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए खाया जाए, खाना खाने के लिए ज़िंदा ना रहे। खुद भी कुकिंग कर देते हैं? नहीं सर, खुद अल्लाह का शुक्र है, राजपूतों की एक शान है कि कुकिंग करना उनके लिए गलत होता है। तो हमारे यहाँ मर्द जो है वो किचन में जाना तो ही समझते हैं। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? सियासत में सर ज़ीरो। म्यूज़िक किस तरह का सुनते हैं? पुराना म्यूज़िक, क्लासिकल, मौसीकी, आप गज़लें कह लें, पाकिस्तानी, इंडियन, सारे के लेते हैं। नया म्यूज़िक कोई नहीं सुनता। मूवीज़ देखते हैं? नहीं सर, टाइम नहीं मिलता। फैसले करते वक्त दिल की सुनते हैं या दिमाग? सर, हमेशा दिल की। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? पैसा सर नसीब से मिलता है और उसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं क्या सोच रहे होते हैं? है।
सर मैं वैसे अगर पाकिस्तानी सिग्नल पे खड़े हो तो सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे मुल्क में ये तब्दीली कब आएगी कि जो सिग्नल पे मांगने वाला एक जो माफिया है जो कि आपके और मेरे मेहनत करने वालों से ज़्यादा कमा रहा होता है वहाँ खड़ा होकर, ये कब ख़त्म होगा। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? सर सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं रात को सबको माफ़ करके सोता हूँ, और सबसे बुरी आदत ये है कि जो मेमोरी है वो बहुत तेज़ है। माफ़ करने के बावजूद दिल में कहीं ना कहीं रह जाता है कि इन्हें मेरा लायक ही था। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? सर मोहब्बत तो बड़ी एक लंबी डेफिनेशन है मेरे ख्याल से। तो देखें, अगर कोई चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहती है फॉर द ईयर्स, अगर आप वही करें, आंखें बंद करें, आपको कोई बंदा याद आ रहा है, कोई शख्स हो गया, कोई आदत हो गई, कोई दोस्त हो गया। हमारे यहाँ मोहब्बत को भी बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि शायद मेल फीमेल की मोहब्बत ही खाली मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांस क्या है? ऑफिशियली गाड़ी, और दूसरा मैंने आपको कहा है कि जो ना मिल सके वो जो है ला हासिल की जो है ना एक कशमकश जो है वो है। दिल कितनी बार टूटा? दिल सर हम टूटने वाला रखा ही नहीं है। हुस्न परस्त है? बिल्कुल सर। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर करती? मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस, टैलेंट और लॉयल्टी। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क पसंद है? पाकिस्तान से मैं बाहर सर एक हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता, और पाकिस्तान से अलावा कोई जगह है मैं अगर हीरो का बनने के लिए कह दूँ पसंद है, मैं कुछ ज़्यादा बाहर ट्रैवल करता नहीं हूँ। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? सर फुर्सत के लम्हात में रिफ़्लेक्ट करते हैं कि क्या चीज़ इंसान अपने आप में बेहतरी ला सकता है, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, और थोड़ा बहुत म्यूज़िक के साथ शुगल कर लेते हैं, बाकी फ़ुर्सत अपनी गाड़ियों के साथ गुजार लेते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? ज़िंदगी में मैंने जो चीज़ चाही है या जो चीज़ सोची है, अल्लाह मैंने उससे बेहतर दी है, और बाकी ज़िंदगी का भी यही मेरा अज़म्पशन ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मैं चाहता हूँ या जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह मैं उससे बेहतर दे देगा, वो भी दे देगा। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था और सबसे उदास कर देने वाला मुश्किल लम्हा कौन सा था? सर खुशगवार लम्हे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं ज़िंदगी में। मैं वही बता रहा हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। सेहतमंद वालदैन, सेहतमंद बहन भाई, सेहतमंद औलाद, ज़िंदगी के तमाम रिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है जब आपकी औलाद आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है। मेरा ख्याल है उससे खूबसूरत लम्हा कोई नहीं होता। तो मेरी 2 बेटी हैं, और जब वो आपको मिल रही हो ना तो आपको बंदे की ज़िंदगी की जितनी टेंशन है वो सब भूल जाती हैं। बुरा लम्हा अगेन मुझे नहीं याद पड़ता जिसको मैं कोई कह सकूँ बुरा लम्हा। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। खुशकिस्मत कह सकते हैं। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला। आसिफ अली जरदारी। बड़े परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट आदमी, और उनसे मुझे लगता है कि हार्ड वर्क अगर आप करें तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे आप ज़रूर। नवाज शरीफ। मुझे ये लगता है इस मुल्क के अंदर अगर रोड नेटवर्क और मोबिलिटी के लिहाज से देखूँ तो उनका जो विजन है वो टाइम से आगे था। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। उनसे हमने सर स्कूल के दौर में मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम भी किया, उनके हस्पताल के लिए पैसे भी इकट्ठे किए, और सोशल वर्क में या नमल को बनाने में उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया पाकिस्तान में कि हम जो कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता, तो उन्होंने वो एक एग्जांपल सेट की है। ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो मेरा ख्याल है उससे लोगों को सीखना चाहिए। शहबाज शरीफ। कई चीज़ें ऐसी की जो कि पहले सोचा जाता था कि नहीं की जा सकती, सिविल सर्वेंट्स के लिहाज से हो जाए या वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स के लिहाज से हो जाए, तो आई थिंक वो उनका काम जो है बड़ा याद रखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेंटर में जाने के बाद उनकी वो इफेक्टिवनेस नहीं है जितनी वो पंजाब में नज़र आती थी। मरियम नवाज शरीफ। उनकी गवर्नमेंट अभी नई नई आई है, बट अगेन ओवर द पास्ट 1 ईयर मैंने ये देखा कि शी इज़ ट्राइंग रियली हार्ड, और कोशिश कर रही हैं कई ऐसी चीज़ों में जो अगेन मुझे यहाँ पे रहते हुए नज़र आता है कि उसके समराद नज़र आ सकते हैं। यू कैन एग्री और डिसएग्री विद हर ऑन मैनी थिंग्स, बट वन थिंग विच आई फाइंड इन हर इज़ हार्ड वर्क। ताबिश हाशमी। तरह मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है मेरा, और हम एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते रहते हैं, बट उसकी भी मुझे ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसने कभी गिव अप नहीं किया। वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पे डिफरेंट चीज़ों पर ट्राई करता है और अपने आप को चैलेंज करता है, बजाय इसके कि वो कहे कि जी मैं 100 लोगों में से सबसे बेहतर मैं हूँ तो मैं बस बच्चा हूँ। डकी भाई। डकी भाई के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि जी वो लोगों के बच्चे ख़राब कर रहा है और ये वो कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, इट्स अ सप्लाई डिमांड मार्केट। अगर उसको कोई नहीं देख रहा होता तो वो चीज़ ना बनाता, तो अगर वो कोई देख रहा है तब बना रहा है। और वो अगेन मुझे काफ़ी लोगों में नज़र आता है, लोगों को लगता है कि जी बड़ी ईजी है ये वो ही वर्क्स रियली हार्ड। वो बहुत हार्ड वर्कर है, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है। शावेज जाफरी। शावीर जाफरी अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा करता है। मैंने और शावीर ने पिछले दिनों एक वीडियो शूट की थी, हमने वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आम खाए थे। मैं थक गया था, मैं कर गर्मी हो गई बस कर दी है, बट ही टुक, वो अपने सीन सोच के आता है, सारा कुछ करके आता है। तो आई थिंक अगेन वेरी हार्ड वर्कर और बड़ी डिटेल से काम करता है। मरियम नफीस। मरियम नफीस कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती है, दोस्त है मेरी, और अगेन मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बोला जाए, और वो सच जिससे साथ खड़ा होता है उसको बेहतर है मज़ा खामोश रहा करे। इकरारुल हसन। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी थिन लाइन पे खेल रहे होते हैं और अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। आई कैन नॉट इमेजिन हिज लाइफ, बिकॉज वो जिस तरह के लोगों को एक्सपोज कर रहे होते हैं
और वो उनका हौसला है, मैं नहीं कर सकता। यासिर शामी, यासिर शामी को मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको ऐसी एबिलिटी हासिल है कि वो पाकिस्तान के दूर दराज एरिया में अगर किसी पहाड़ के कोने पे कोई औरत आने शादी करने अमेरिका से आती है तो वो ढूंढ लेता है कि दोनों इकट्ठे कैसे हुए थे। तो वो हर जगह उसने ना अपने परिंदे हर जगह छोड़े में, और वो हर जगह पहुंच जाता है, जो अगेन मैं नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सुनील भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर कमिंग।